फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। 26 मई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक क्लोज डोर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, जहां वार्तालाप हुआ, जिसका फोकस था फाइनेंस एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के ग्रीवांस हैं, उन्हीं चीजों को इस राउंड टेबल में डिस्कस किया गया। ये रिप्रेजेंटेशन बाद में निकल के आई और DPWD को सबमिट की गई। क्या है इस रिप्रेजेंटेशन की बड़ी बात, किन इश्यूज को उठाया गया है? ये रिपोर्ट डिटेल में बात करती है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के एक्सपेंसेस नॉन डिसेबल्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, लेकिन डे बाय डे हमारी जो रिबेट है वो छीनी जा रही है। फॉर एग्जांपल, पहले आपको ATU में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो ATU में अगर आप 100% डिसेबल्ड हैं तो 1,25,000, और अगर आप 100% डिसेबल्ड नहीं है तो 75,000 की रिबेट मिलती थी, वो चली गई। पहले पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज को मॉडिफाइड व्हीकल पे 10% GST का कंसेशन मिलता था। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने GST की स्लैब ही 18% कर दी है, तो वो कंसेशन भी चला गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, बड़े इश्यूज हैं। इस रिपोर्ट को आज हम डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में इसके क्या आउटकम होने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ द क्वांटम हब के डायरेक्टर निपुण मल्होत्रा साहब हैं, जो निपमन फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। निपुण साहब, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑन रेडियो उड़ान, एंड थैंक यू आप इस इशू को रेज कर रहे हैं। इशू तो आपने रेज किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रेज किए हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये राउंड टेबल को किया, द एक्सेसिबल कोलिशन आपने नाम दिया। तो बैकग्राउंड क्या थी कि फाइनेंस एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन पे एक राउंड टेबल करना है? स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? दानिश जी, ये स्टोरी कोई एक पॉइंट तो नहीं है शुरू करने का। ये हाँ जी, ये द एक्सेसिबिलिटी कोलिशन है जो हम द क्वांटम हब के साथ चलाते हैं, एंड आई थिंक रेडियो उड़ान इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस। सो दानिश जी, थैंक यू so much for all the support Radio Udan has given us in the accessibility coalition. ये जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के डायरेक्ट खर्चे पे डिपेंड करते हैं। तो इसका कोई एक मोमेंट तो नहीं है जिसमें मैं बोलूँगा कि इस कारण हमने ये सोचा इन दैट सेंस। फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज ऑन डिसेबिलिटी पे मेरी सोच तो बहुत पहले से चल रही है। जब GST डिसेबिलिटी एड्स पे आया था 2017 में, तभी आपको याद होएगा पहले 18% आया था, फिर डिसेबिलिटी कम्युनिटी ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, 18 से 5% हो गया था। और मेरा तो 2017 से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी चल रहा है ऑन
5% जीएसटी ऑन डिसेबिलिटी एड्स। अनफॉर्चुनेटली उसकी अभी तक कोई हियरिंग्स हुई नहीं है। तो तो दैट वाज ऑब्वियसली समथिंग व्हिच आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट। और फिर डिसेबिलिटी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके मेरे को ये भी रियलाइजेशन हुई है कि कई चैलेंजेस हैं जो पीपल विद डिसेबिलिटीज फेस करती हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अदर बजटरी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज से कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कनेक्टेड नहीं है इन दैट सेंस। फॉर एग्जांपल कुछ जीएसटी रिलेटेड इश्यूज होंगे वो जीएसटी काउंसिल से कनेक्टेड है, कुछ सीएसआर रिलेटेड इश्यूज है जो हम डिस्कस करेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो हमने इन सबको एक फाइनेंस अम्ब्रेला के अंदर की फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज नाम के एक अम्ब्रेला के अंदर एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज की कि हम ये सब चीजें डिस्कस कर पाए। पहला मुद्दा इसमें ये बताया गया है कि जो नॉर्मल हाउस होल्ड है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, उसका जो एक्सपेंस है नॉन डिसेबल्ड के कंपैरेटिवली 20% ज्यादा होता है। ये आपने कोई सर्वे करवाया है या एक जनरल कंसेप्शन है? आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे? नहीं, इसके बारे में काफी सेकेंडरी रिसर्च है इन दैट सेंस जो बोलता है कि 20% करीब ज्यादा होता है इन दैट सेंस। एंड ये तो एक ग्लोबल स्टडीज हैं जो ये हम कोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में तो शायद उससे भी ज्यादा हुई, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इतनी ज्यादा होती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ भी नहीं कर सकता। तो जब मेरे जैसे इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली मेरे जैसे इंसान का तो खर्चा और भी ज़्यादा है। तो उसके अलावा काफ़ी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं लोगों के, अटेंडेंट कैटेगरी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सॉफ्टवेयरों में खर्चा करना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप कभी कभी एक्सेसिबल नहीं होती। तो मेरे मुताबिक पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो ये खर्चा और भी ज़्यादा है इन दैट सेंस। बट दिस इज सेकेंडरी रिसर्च दैट लेड अस टू दिस फिगर। बिल्कुल। और क्या की हाइलाइट्स हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म एंड जीएसटी रैशनलाइजेशन में हमने 3 पॉइंट्स रेज किए। पहला था कि जीरो रेटेड जीएसटी हो असिस्टिव डिवाइसेस पे। असिस्टिव डिवाइसेस का मतलब होता है व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स, ब्रेल कीपैड्स और अलग अलग जो डिसेबिलिटी डिवाइसेस होते हैं जो लोग यूज करते हैं, उस पे अभी 5% का जीएसटी लगाया जाता है। काफी टाइम से डिसेबिलिटी सेक्टर ये काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि 5% जीएसटी बहुत ज्यादा है। ये रिस्पॉन्स एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का हमेशा इसी पे यही आता है कि और जीएसटी काउंसिल का यही आता है कि 5% है, क्योंकि एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म होता है कंपनियों के पास कि वो जीएसटी अपने सप्लाई चेन पे तो पे कर रहे हैं, तो इससे उनको थोड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ेगा। बट हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि आप जीरो मत करो, जीरो रेटेड ही कर लो कि पूरी सप्लाई चेन ही टैक्स फ्री हो जाए। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जहाँ पे जीएसटी लागू किया गया है वहाँ पे एक्चुअली जीरो रेटेड है। और इंडिया में भी अगर देखा जाए जीरो रेटेड का कॉन्सेप्ट पूरा यूनिक नहीं है। जैसे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने जीरो रेटेड जीएसटी का मैकेनिज्म किया हुआ है। तो इंडिया में लीगली पॉसिबल है। जीरो और जीरो रेटेड दो अलग कॉन्सेप्ट हैं जीएसटी के। अभी जीएसटी है वो 5% है। तो मान लो अगर आप व्हीलचेयर बनाने में 100 रुपये लगते हैं, तो इंसान जब 100 रुपये की व्हीलचेयर में मान लो 20 रुपये का स्टील खरीद रहा है कोई सप्लायर से, वो अपने स्टील पे जीएसटी पे कर रहा है। और अगर जीरो जीएसटी होए तो वो उसका जो जीएसटी जो सप्लायर पे कर रहा है उस पे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर 5% होए तो कस्टमर से जो मिलेगा वो एडजस्ट कर देता है उस हिसाब से। तो सरकार का कॉन्सेप्ट है कि ये और महंगा हो जाएगा अगर जीरो है। पर हमारा काउंटर इस पे है कि ये जीरो रेटेड कर दो कि जो इंसान जो कोई व्हीलचेयर बना रहा है या हियरिंग एड बना रहा है या कोई भी डिसेबिलिटी की चीज़ बना रहा है, वो जो अपने सप्लायर से भी चीज़ खरीदे उस पर भी जीएसटी ना पे करे और कस्टमर को जो बेचे उस पर भी जीएसटी ना पे करे, तब प्राइस डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट आ सकता है डिसेबिलिटी एड्स पे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। हमारा सेकेंड पॉइंट है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली इवन मोर डिसअपॉइंटेड, कि जो व्हीकल्स पे जीएसटी कंसेशन मिलता था, पहले गाड़ियाँ 28% जीएसटी पे होती थी, तो पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी को 10% कंसेशन करके 18% पे मिलने लग गई। अब क्या हुआ है कि पूरी देश के लिए गाड़ी का जीएसटी कम हो गया, 28 से 18% हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि बाकियों के लिए भी गाड़ियाँ चीपर हो रही हैं। पर जीएसटी काउंसिल का यही सोच था कि अगर 18% सबके लिए ही हो गया है तो डिसेबल लोगों के लिए तो पहले ही 18% 18 पे ही छोड़ देते हैं। उनने वो 10% डिफरेंस है वो नहीं लगाया, विच आई थिंक इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, बाकी खर्चे ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा गाड़ी खरीदने के बाद भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। जैसे कुछ लोग अपनी गाड़ी मॉडिफाई करते हैं कि खुद ड्राइव कर पाएँ। मैंने अपनी गाड़ी मॉडिफाई की हुई है कि मैं रैंप बना पाऊँ कि मेरी व्हीलचेयर अंदर जा पाए। तो हमारे खर्चे तो गाड़ी खरीदने के बाद भी बंद नहीं होते। तो इसलिए हमें लगा कि अगर आप एक 10% हमें रिबेट दे रहे थे, वो रिबेट कंटिन्यू हो सकता था। आपने अगर बाकियों के लिए 18 कर दिया, हमारे अगर आप 8 करते, आप एक हिसाब से एक्नॉलेज करते कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी स्ट्रगल्स ज़्यादा हैं इन दैट सेंस, और इसलिए जीएसटी कंसेशन हो जाए। और आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि इन सिटीज़ लाइक दिल्ली 10 साल बाद डीजल की गाड़ी की तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है, पेट्रोल की गाड़ी
साल बाद बंद हो जाती है, आपको आप यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हम इतना महंगा खर्चा करते हैं गाड़ी को कस्टमाइज करने के लिए, और फिर इन्वायरमेंट लॉस के कारण हम यूज़ भी नहीं कर पाते। जैसे 2 साल पहले मुझे अपनी गाड़ी बदलनी पड़ी, मेरी गाड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही थी, पर वो 10 साल पुरानी हो गई थी, इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई बिकॉज ऑफ दीज इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। ऑब्वियसली हमारे लिए ये एक एडिशनल खर्चा है। तो आई थिंक ये 10% कंसेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस। अगला पॉइंट हमारा था ऑन एग्जाम्पशन फॉर डेवलपमेंट थेरेपीज। आजकल ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई पर्सन विद एन ऑटिज्म हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, वो अपनी डेवलपमेंट थेरेपीज के लिए कोई हॉस्पिटल में जाए तो वो उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, पर अगर वो कोई एनजीओ या सपोर्ट सर्विस पे जाए तो उसी को सेम सर्विस के लिए जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये एक हिसाब से एक डिस्क्रिमिनेशन है और डिसइंसेंटिव है कोई एनजीओ को इन कामों पे घुसने के लिए, कि आप सेम काम कर रहे हो पर आप जीएसटी नहीं पे कर रहे, और आप जीएसटी पे कर रहे हो, हॉस्पिटल जीएसटी पे नहीं कर रहा। रैशनल क्या है इसके पीछे गवर्नमेंट का? इसका रैशनल हमें भी नहीं पता इन दैट सेंस। इट इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एंड देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द रैशनल। कुछ छोटी एनजीओज ये करती हैं कि ये सर्विस को एज अ डोनेशन दिखा देती हैं, तो एनजीओज ने भी शॉर्टकट निकाल दिए हैं। बट आई थिंक लॉ का मकसद ये नहीं होता कि आप कोई शॉर्टकट या तरीका निकालो इससे दूर हटने का, बल्कि लॉ इतना आसान हो और इतना रैशनल हो कि सब लॉ को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाए। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। एंड ये भी होता है कि साइकोलॉजिकली पेरेंट्स को हॉस्पिटल जैसे सैड एनवायरनमेंट में जाए बिना कोई एनजीओ या कोई खुशी वाले एनवायरनमेंट में जाके सर्विसेज अपने प्रोवाइड करना चाहेंगे अपने चिल्ड्रन विद ऑटिज्म को। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड आई होप ये एक रैशनलाइजेशन आ जाए। हमारा पॉइंट नंबर बी इनकम टैक्स का था। इसमें आपने ऑलरेडी जो नई टैक्स रेजी में 80DD एंड 80U है जो हट गया है, जिससे 75,000 से लेकर 1,25,000 तक का बेनिफिट पीपल विद डिसेबिलिटीज को मिलता था, वो तो आपने ऑलरेडी रेज कर ली है। उसमें उसके अलावा एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो इनफैक्ट हमारी राउंड टेबल में से जॉर्ज अब्राहम ने रेज किया था, वेयर ही स्पोक अबाउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड ही स्पोक अबाउट हाउ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनके तो डेली खर्चे मिलते ही पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो प्रॉपर्ली प्लान कर रहा है और अपने पैसे को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं इस पैसे को यूज़ कर पाऊँ, और उसमें इतना बड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो उससे उनका कुछ वैसे बचता ही नहीं है और उनकी सेविंग्स वैसे भी ज़्यादा कम होती हैं। तो अगर ऐसा टाइप का कोई रिलीफ भी मिल जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होएगा। एंड आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट, दैट्स व्हाई वी इंश्योर्ड दैट इट वाज देयर इन द रिप्रेजेंटेशन। एंड ये इस बात पे ज़्यादा बात भी नहीं हुई बिकॉज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ये कि लोग सोचते नहीं कि उनकी जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे कि एक एज पे हो जाएंगे तो वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद आपकी इनकम कम हो जाती है बट आपके खर्चे वैसे ही बढ़ जाते हैं, और अगर आप डिसेबल्ड हो तो खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट था सोशल प्रोटेक्शन, केयर गिविंग एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। इसमें हमारे 2 रिकमेंडेशन थे। एक था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। अभी हमने क्या देखा कि डिसेबिलिटी पेंशन अलग स्टेट्स में बहुत अलग है। कुछ स्टेट्स में 6-7 हज़ार तक चले जाता है, कुछ में 1,000 तक भी नहीं छूता, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। एंड व्हाइल इट इज अ स्टेट्स जॉब टू प्रोवाइड अ डिसेबिलिटी पेंशन, आई थिंक द सेंटर ये कर सकती है कि कुछ मिनिमम लिमिट रख सकती है कि इसके ऊपर तो डिसेबिलिटी पेंशन कम से कम होनी चाहिए इन दैट सेंस। And I think that is something which will be very beneficial in that sense, because this is a disparity जो हमने बहुत देखी है between states in that sense. इसी में हमने एक और पॉइंट भी लिखा था, मैं CSR पे आऊँगा, जिसमें हमने लिखा था कि कोई असिस्टिव डिवाइसेस का कोई मेंटेनेंस का सपोर्ट किया जाए। आजकल असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में तो बहुत एनजीओज भी प्रोवाइड कर रही हैं, असिस्टिव डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। गवर्नमेंट की भी कई स्कीम्स हैं जो बहुत अच्छी बात है, जो असिस्टिव डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। एलएमको जैसी कंपनीज में फंडिंग भी बढ़ गई है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वालिटी भी काफ़ी बढ़ेगी इन दैट सेंस। बट आपने एक डिसेबिलिटी एड खरीद लिया तो आपका खर्चा उस पर तभी बंद नहीं हो जाता, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। असिस्टिव डिवाइसेस, महंगी असिस्टिव डिवाइसेस पे तो आजकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड होने लग गई है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू। बट अगर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म दिया जाए जिसके थ्रू कोई मेंटेनेंस का भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हम आखिर देखते हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हमने 5,000 व्हीलचेयर बांट दी हैं, बट 1 साल बाद कितनी वो व्हीलचेयर चल रही है, उनमें क्या मेंटेनेंस का सपोर्ट है, इसका कोई ट्रैकिंग होता नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी फील इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कुड रियली हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज इन दैट सेंस। इंश्योरेंस के बारे में तो दानिश जी आई थिंक आपने कुछ शोज भी किए हैं राइट इन द पास्ट,
on the challenges बिल- people with disabilities face in terms बिल्कुल of insurance. बिल्कुल, हमने जीएसटी पे And भी किया है। एंड इंश्योरेंस में तो यही दुखदायक कहानी है कि कई कोर्ट केसेस हुए हैं, कई लोग कोर्ट केसेस जीते हैं, आप कोर्ट केस करते हो, आप कोर्ट केस जीत जाते हो, आपको इंश्योरेंस मिल जाती है, बट सेक्टर में जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज इन इंश्योरेंस वो चलते रहता है। एंड आई थिंक ये जो इंडिया में एक इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, वो अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है इसमें पुश करने के लिए कि पीपल विद डिसेबिलिटीज को आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। दिस इज समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, बट उसकी भी ज़्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी ज़्यादा पता नहीं होता है, एंड उनमें अनफॉर्चुनेटली जो कवरेज है वो भी बहुत लो होती है। हम भी एक कस्टमर हैं जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, एंड आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज नीड टू बी लीगली मैंडेटेड कि अगर आपका इंश्योरेंस का लाइसेंस है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट। बिल्कुल। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आया था, आई रिमेंबर राहुल गंभीर जी थे हमारी इस पैनल में, एंड यू नो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो हम सब बहुत बात करते हैं, बट यू नो ही स्पोक अबाउट हाउ बिकॉज ही इज ब्लाइंड उनको ट्रैवल इंश्योरेंस तक में चैलेंज मिल गया था, बिकॉज ट्रैवल इंश्योरेंस तक कोई इंश्योरेंस कंपनी ने उनकी मना कर दी थी। तो इंश्योरेंस में खाली हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं है, बट कोई भी इंश्योरेंस में आजकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बहुत ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है। एंड आई थिंक IRDAI जो रेगुलेटर है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें, क्योंकि जो अगर रेगुलेटर ये इंश्योरेंस कंपनी को बोल दे कि आपका इंश्योरेंस का लाइसेंस ही नहीं है, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन को मना करो, तो मेरे ख्याल से सब इंश्योरेंस कंपनी अपने आप सीधी हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ गिविंग इंश्योरेंस टू पीपल विद डिसेबिलिटी। शायद कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ये बोले कि हम ज़्यादा प्रीमियम लगाएंगे, उसमें भी फिर इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी इतने परसेंटेज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज को रिजेक्ट करे और IRDAI को पता चले, उनका लाइसेंस डेंजर में आ जाए, यू नो। सो बिल्कुल। आई थिंक वी विल नीड अ लाइसेंसिंग अप्रोच टू दिस इन दैट सेंस। फिर हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में भी काफ़ी बात की थी, क्योंकि ये भी एक नोटिस किया गया है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर विद अ डिसेबिलिटी हो तो आपको लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं तो लोग ये भी नहीं सोचते कि ये पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इज फाइनेंशियली केपेबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस। मेरे पेरेंट्स फॉर एग्जांपल नोएडा में रहते हैं, मैं दिल्ली में अकेले रेंट पे रहता हूँ, और दानिश जी आप हैरान होंगे कि यू नो जब भी मैं अपना फ्लैट चेंज करता हूँ मुझे इतने चैलेंजेस आते हैं कि जो मेरे लैंडलॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं मैं आपके नाम पे रेंट अग्रीमेंट नहीं साइन करूंगा, आपके माँ बाप के नाम पे साइन करूंगा, कि मुझे पता नहीं आप कल मुकर ना जाए रेंट देने के लिए कि आप डिसेबल्ड हो या कि आपकी कोई फाइनेंशियल केपेबिलिटी ना हो। और मेरे को तो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग लगता है, मैं ऐसे लैंडलॉर्ड के साथ डील ही नहीं करता। बट और ऑब्वियसली ये तो एक रिपोर्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि ये एक यू नो एक प्राइवेट चीज़ है, बट ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सोसाइटी में क्या एटीट्यूड है लोगों का टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटी एंड देयर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोनॉमी पावर। आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं विद अ डिसेबिलिटी, आई एम श्योर आपने भी ऐसे सिमिलर चैलेंजेस फेस किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नो अगर कोई एंटरप्रेन्योर विद डिसेबिलिटी कोई बैंक भी जाए लोन लेने के लिए, बैंक को ये भी नहीं पता होता रिएक्ट करने के लिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को हम कैसे लोन दें, क्या सेफ है लोन देने के लिए, क्योंकि आखिर बैंक में भी जो लोन लेने वाले लोग होते हैं वो तो इंसान ही होते हैं और वो इसी सोसाइटी के इंसान है। तो चाहे कानून में कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखा हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और ऐसी चीज़ में तो डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत आसान है बिकॉज आप कोई भी रीज़न दिखा सकते हो लोन रिजेक्ट करने के लिए। तो हमने कुछ क्या प्रपोज किया है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक कैटेगरी है RBI की जिसमें बैंक्स को कुछ परसेंटेज ऑफ लोन्स इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में देने हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में इतने परसेंटेज ऑफ लोन्स देने अपने जो आप साल में टोटल लोन्स देते हो, वैसे ही अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डिसेबिलिटी को भी दे दें कि बैंक्स को इतने परसेंटेज ऑफ लोन्स टू डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स देने हैं, थोड़ा लिक्विडिटी आ जाएगा सिस्टम में एंड मोर पीपल विद डिसेबिलिटीज विल बी इंकरेज्ड टू बी एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि अगर आपको अगर बिजनेस खोलना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो पैसे तो लगते ही हैं। पैसे आपको 3 तरीके से मिल सकते हैं, आपको डोनेशन के थ्रू मिल सकते हैं, आपके कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे उससे मिल सकते हैं, और एक लोन से मिल सकते हैं। एंड लोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज 3। दिस इज समथिंग दैट वी रियली वांटेड टू पुश इन दैट सेंस, बिकॉज जब हम बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं, बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी की तो बहुत बात करते हैं, बट बैंकिंग लिक्विडिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसी में हमने एक और पॉइंट बोला था कि मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स किए जाएं, कि यू नो बैंक्स के फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स हुए हैं, पर जो WCAG गाइडलाइंस हैं वो भी अभी भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई। काफ़ी पेमेंट वॉलेट्स जो हैं, काफ़ी बैंक्स की वेबसाइट जो हैं वो अभी भी इनएक्सेसिबल हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एंड 10 साल एक्ट के आने के बाद भी अगर बैंक्स ये चैलेंजेस कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग चैलेंज। एंड आई थिंक जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस में IRDA का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे आई थिंक RBI कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज RBI के लाइसेंस से ही बैंक चलती हैं। तो RBI अगर एक प्रेशर पॉइंट बन जाए जो बैंक्स को बोले कि अगर आप
इंडिया में एक रजिस्टर्ड बैंक हो, आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल होना ज़रूरी है, नहीं तो आप एक रजिस्टर्ड बैंक नहीं रिकग्नाइज किए जाओगे। मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर सब, और अगर 6 महीने का टाइम मान ले आरबीआई दे दे सब बैंक्स को, आई थिंक 6 महीने के अंदर सब बैंक एक्सेसिबल हो जाएंगे इन दैट सेंस। फिर हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल है जो डिफाइन करता है कि कंपनीज अपना जो सीएसआर का खर्चा करती हैं, उसमें डिसेबिलिटी मेंशन नहीं है। एजुकेशन मेंशनड है, हेल्थ मेंशनड है, और काफ़ी कंपनीज एजुकेशन या हेल्थ के थ्रू डिसेबिलिटी में खर्चा कर देती हैं। एंड डिसेबिलिटी सेक्टर हमेशा यही क्रिटिसाइज करते रहता है कंपनीज को कि आपका जो 2% का जो सीएसआर खर्चा है वो डिसेबिलिटी को क्यों नहीं देते। बट इसमें मैं पूरी कंपनीज को भी इसलिए ब्लेम नहीं करता, वो बेचारी कंपनी क्या करे जब डिसेबिलिटी का कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए हमें फिर स्ट्रगल करना पड़ता है दिखाने के लिए कि कुछ एजुकेशन या कुछ हेल्थ या एम्प्लॉयमेंट का लिंक है। एंड फिर कंपनी और डिसेबिलिटी सेक्टर साथ में वो कुछ अलाइनमेंट ढूंढ के कुछ सीएसआर फंडिंग ले लेता है। बट डिसेबिलिटी itself is such a big problem that why cannot it be a specific category in that sense? And I think मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक बहुत छोटा काम है, एक शेड्यूल 7 है कंपनीज एक्ट का जी, उसमें अगर एक डायरेक्ट कैटेगरी बना दे डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक both things can really be a lot of investment can come into both of them through CSR in that sense, which is why आप देखेंगे अगर आप कोई डिसेबिलिटी स्किलिंग की एनजीओ शुरू कर दे तो लाइन लग जाएगी बिल्कुल। फंडर्स की। बट स्किलिंग के अलावा आप कुछ भी करोगे तो फंडर्स आपसे बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बात कर ही नहीं पाएंगे। फिर हमने एम्प्लॉयमेंट इंक्लूजन एंड कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स पे एक पॉइंट रेज किया। पहले जब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई हायर करता था तब ईपीएफ एंड ईएसआई के लिए कुछ स्कीम्स होती थी गवर्नमेंट की कि जो एम्प्लॉयर का ईपीएफ और ईएसआई है, जैसे अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो आप ईपीएफ पे करते हो और जो एम्प्लॉयर है वो भी ईपीएफ पे करता है, तो जो एम्प्लॉयर का ईपीएफ है वो गवर्नमेंट पे कर देगा कि एम्प्लॉयर को एक इंसेंटिव हो जाए टू हायर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ साल पहले ये बंद हो गया बिकॉज आई थिंक देयर आर मेनी थ्योरीज अराउंड दिस। वन ऑफ द थ्योरीज इज दैट इसका काफ़ी कंपनीज मिसयूज भी कर रही थी। बट आई थिंक नाउ दैट यूडीआईडी इज कम इन एंड यूडीआईडी के बारे में तो हम एक फिर कभी कई अलग एपिसोड कर सकते हैं। बट अज्यूमिंग अगर यूडीआईडी पूरे अच्छे तरीके से चल रहा है एंड पूरा एफिशिएंट है, यूडीआईडी कार्ड कैन बी लिंक टू इंश्योर दैट नो कंपनी मिसयूजेस इट एंड एटलीस्ट कंपनीज जो जेन्युइनली डिसेबल लोगों को हायर कर रही हैं उनको ये बेनिफिट मिल सकता है एंड दैट विल इंसेंटिवाइज देम टू हायर पीपल विद डिसेबिलिटीज एज वेल। बिकॉज हम डिसेबिलिटी सेक्टर में हमेशा बोलते रहते हैं व्हाई डजंट प्राइवेट सेक्टर हायर, देयर शुड बी लीगल मैंडेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर टू हायर। बट आई थिंक कैरेट एंड स्टिक बोथ अप्रोचेस आर इंपॉर्टेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। इंसेंटिव्स देना भी यूजफुल हो सकता है, तो जो इंसेंटिव्स पहले एग्जिस्ट करते थे उनको ही अगर हम वापस शुरू कर दें तो व्हाई नॉट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इन दैट सेंस। नहीं, ये काफी इम्पोर्टेंट इश्यूज है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपने बनाई है। अब इन्हीं इश्यूज पर बात करते हैं। निपुण साहब, जी पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये जो इश्यूज है इसमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो काफी कॉमन है और एक लंबे समय से डिबेट पे है। जैसे जीएसटी की आपने खुद बात की, 2017 का आपका खुद का केस है। जी इनकम टैक्स की भी जब से ये न्यू रेजीम आया है, ये 12 लाख वाला, तब से लगभग लोग इस इशू को उठा ही रहे हैं। जी अब सवाल ये है कि ये इश्यूज तो लोग उठाते ही रहते हैं और लेकिन जी इसको आउटकम तक कैसे ले जाना है, वो क्या स्ट्रेटजी है? आपने कहा कि ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आ रहे हैं, लेकिन जी आपने अभी अपनी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डीपीडब्ल्यूडी को सबमिट की है, तो जी क्या जी क्योंकि वो सबसे इजी है इसलिए आप करते हैं ये? इसको कंक्लूजन तक कौन लेके जाएगा इन इश्यूज पे? नहीं, I completely agree with you, and I think we'll also play a major important role in trying to reach it to conclusion. We are going to write to specific ministries or to specific departments within those ministries where applicable on those issues. हम RBI के पास तो हमने इनफैक्ट ऑलरेडी काफ़ी इश्यूज पे लेटर्स भेजी हैं। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के बारे में तो हमने RBI के साथ काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली भेजी हैं टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। अगले हफ्ते हम RBI को एक और चिट्ठी लिख रहे हैं जो इस इशू में इंक्लूडेड नहीं था इस लेटर में, बिकॉज इस मीटिंग में आया नहीं था ये पॉइंट। बट फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक मनी आ रहा है वो ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है पूरी तरीके से। सो दैट इज समथिंग एल्स दैट वी आर गोइंग टू हाईलाइट टू द RBI इन दैट सेंस कि अब नया करेंसी ला रहे हो, कैसे ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल किया जाए इन दैट सेंस।
तो I think working with the concerned ministries or the concerned departments is also something which is extremely important. And हम तो definitely, इसलिए जब मैं बोल रहा था, मैं ये तो आपको हर चीज़ के लिए बोल रहा था कि ये किस ministry या किस department से relevant है in that sense. Addressing those departments, trying to fix meetings with those departments, sensitization of those departments is something जो हम भी करेंगे, and I am sure DPWD will also give a push towards those particular departments. क्योंकि आजकल लोगों का ये कहना है कि ये जो ये राउंड टेबल कॉर्पोरेट इवेंट बन के रह गए हैं, लोग आते हैं, बातें करते हैं, खाना पीना खाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, चले जाते हैं। और ये हम 3 सालों से देख रहे हैं, राउंड टेबल पे राउंड टेबल होता है, आउटकम हमें चीजों का नहीं दिख रहा। अगर मैं अभी भी आपसे पूछ लूं मेरे को 3 आउटकम बता दो किसी भी राउंड टेबल के, आप नहीं बता पाओगे। और मैं आपको कम से कम 25 राउंड टेबल बता सकता हूं जो हुए हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ राउंड टेबल जिसमें हमने इम्पैक्ट किया था एक्चुअली। लास्ट ईयर जब डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट फॉर एग्जांपल आया था, उसके जो ड्राफ्ट रूल्स आए थे उसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड चिल्ड्रन को साथ में क्लब किया गया था और बोला गया था कि वो कोई भी कंसेंट नहीं दे पाएंगे विदाउट द अप्रूवल ऑफ अ गार्डियन। एंड इसमें सब पीपल विद डिसेबिलिटीज टुगेदर क्लब किए गए थे। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कल कोई ऐप में जाते बर्गर ऑर्डर करने के लिए भी तो आपका गार्डियन को अप्रूवल देना पड़ता कि ये इनका जो डेटा ये ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, एंड इसका मेन रीजन यही था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ऑब्वियसली डिसेबिलिटी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी, सो समटाइम्स कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमने एक्चुअली एक इवेंट किया था जिसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी बहुत सीनियर लोगों को बुलाए थे, डिसेबल्ड कम्युनिटी से भी बहुत लोग आए थे, एंड उसके बाद जो फाइनल रूल्स आए थे उसमें एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक चेंज आ गया था रूल्स में, जिसमें यही बोला था ओनली विद पीपल विद सिवियर डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड एज हैविंग अ गार्डियन अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एंड द नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो ये चेंज ऑलरेडी उन्होंने कर दिया था और उन्होंने सेक्शन भी अलग कर दिया था। ग्रेट, अगर ऐसा निकल के आता है तो बढ़िया ही है। जी जी। तो मेरा इस पे ये सवाल था, क्या होता है कि आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ राउंड टेबल जिससे कुछ होता नहीं है, बट one has to keep trying because activism is also about always putting in the effort and you don't not know कौन किस बात को कौन कब सुन रहा है और उससे कब मोटिवेट हो जाए टू क्रिएट सम चेंज इन दैट सेंस। एंड तो जब तक हम लगे ना रहे हमें पता नहीं होगा कब बदलाव आएगा। सो भारत के इतिहास में भी अगर आप देखा जाओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब ये हमने शुरू की थी 1885 में, लोग बोलते थे दिस इज जस्ट अ डिबेटिंग क्लब, बट 60-70 साल लगे, पर उसमें भारत को इवेंचुअली जो आज़ादी मिली, दैट पर्टिकुलर फॉर्मर डिबेटिंग क्लब बिकेम द पॉलिटिकल पार्टी दैट लेड टू द इंडिपेंडेंस, राइट, इन दैट सेंस। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें यहाँ इसमें 60-70 साल लगेंगे इन दैट सेंस, ये तो वो छोटी लड़ाई है कंपेयर टू दैट, एंड इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद की लड़ाई है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मे बी एक राउंड टेबल से ना हो, 2 से ना हो, पर तीसरे राउंड टेबल से हो जाए, तो आई थिंक आई एम अ बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक इन दैट सेंस दैट वन हैज टू कीप पुटिंग इन द एफर्ट। अब ये बताएं कि इसमें 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस थी, 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स हैं इस कॉलेजन की, ऑब्वियसली ऑल वर नॉट प्रेजेंट इन दैट मीटिंग इन दैट सेंस, मतलब लेकिन इस कोलिशन के पार्ट हैं। तो ये कंपलसरी हो जाता है कि इश्यूज भी हमने 20 ही लेने हैं या उससे ज्यादा हमें एक बड़ी रिपोर्ट दिखानी है, क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर जाएं और लिमिटेड इश्यूज को पिक करें, पहले उसको कंक्लूजन तक ले जाए। आपने इसमें एक्सेसिबिलिटी भी ऐड कर दी, आपने लोन भी ऐड कर दिया, इंश्योरेंस भी ऐड कर दिया, कॉर्पोरेट भी ऐड कर दिया, जीएसटी भी ऐड कर दी, तो आपको लग नहीं रहा कि आपने खिचड़ी पका दी है? इशू तो हैं, वो सारे रेलिवेंट हैं, लेकिन एक टाइम पर कुछ लिमिटेड इश्यूज को लेके जाना चाहिए, आपको नहीं लगता? क्या आपके थॉट है इस पे? नहीं दानिश जी, ये जो आप लेटर पढ़ रहे हो, दिस लेटर इज एक्चुअली a summary of everything that was really discussed in that specific meeting, and आपको खिचड़ी लग रहा है क्योंकि आप ये सब कुछ साथ में पढ़ रहे हो। बट फॉर एग्जांपल अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो जीएसटी में तो हमारे खाली तीन रिक्वेस्ट हैं। एक जीरो रेटेड जीएसटी फॉर असिस्टेड डिवाइसेस, सेकंड है रीइंस्टेटिंग जीएसटी कंसेशन ऑन व्हीकल्स, एंड थर्डली एग्जेम्पशन ऑफ डेवलपमेंट थेरेपीज। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से तो हम एक ही चीज मांग रहे हैं कि हम जो सीएसआर फंडिंग है, पर ग्रुप तो सेम है ना, ग्रुप तो सेम है ना जो उठा रहा है। क्या आपने इसकी अलग अलग कमेटी बनाई है? इस जो टेक है आपका द एक्सेसिबिलिटी कोलिशन, क्या इसमें आपने 5-5 लोगों के अलग ग्रुप बनाया कि आप जीएसटी का देखें, आप इनकम टैक्स का देखें? हाउ विल यू टेक इट टू द कंक्लूजन? माय पॉइंट इज, आई गॉट योर पॉइंट कि जीएसटी में 3 ही हैं, सीएसआर में 1 ही है, उसमें 2 ही हैं, वो ठीक है,
लेकिन ओवरऑल जो इश्यूज की संख्या है वो 20+ है। तो आप इसको मैनेज कैसे करोगे? लोग तो सेम है ना, अप्रोच क्या होने वाली है आगे इसको कंक्लूजन तक ले जाने के लिए? No, I think the approach for such a thing is obviously to write to the concerned departments in that sense, to communicate with the concerned departments in that sense, and push the agenda that this particular thing is going to happen. And India में, you know, because I've been working in the area of policy for so long, मेरे ये भी एक realization हुआ है कि आप push करते रहते हो and you do not know at what time what succeeds in that sense. So you have to continue in parallel on whatever efforts, because I think ऐसा कुछ नहीं है कि एक इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा इशू कम इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई बहुत पैशनेट ब्यूरोक्रेट आए जो हमारी बात सुने एंड वो वाला चेंज लाए। सो वन हैज़ टू कीप ट्राइंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स एट द सेम टाइम इन दैट सेंस, बिकॉज वन डज नॉट नो किस चीज़ में कोई पॉजिटिव चेंज इन दैट सेंस आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये इशू उठा लिए, तो क्या आपकी अप्रोच है कि 4 लोगों की एक कमेटी एक पर्टिकुलर इशू पे काम करे और दूसरे इशू पे कुछ अलग लोग काम करें, जब वही सेम लोग सभी इशू पे काम करेंगे? और अगर आपको लेटर लिखने से, मीटिंग करने से रिस्पांस, क्योंकि आई एग्री विद यू कि इट टेक्स टाइम, क्योंकि मुश्किल नहीं है इन इश्यूज पे बात करना, लिखना, मीटिंग्स लेना, हमारे अपने अलग से इशू है एक्सेसिबिलिटी के। क्या आप इसमें लीगल एडवोकेसी का भी सहारा लेंगे? कुछ चीज़ों में तो ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऑन असिस्टिव डिवाइसेस तो मेरा केस एक चल ही रहा है 2017 से, एज आई मेंशन्ड, एंड आई थिंक लीगल एडवोकेसी इज समथिंग व्हिच इज एन ऑप्शन दैट एवरीबडी हैज। तो आई एम श्योर आपके कुछ व्यूअर्स भी हैं, दीज आर इश्यूज व्हिच आर कॉमन टू द डिसेबिलिटी सेक्टर इन दैट सेंस। आई वुड अर्ज एनीबडी हु फील्स दैट दे वांट टू टेक लीगल एडवोकेसी, दैट इज समथिंग व्हिच दे कैन डेफिनेटली टेक अप। लीगल एडवोकेसी के बहुत एडवांटेजेस भी हैं, बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। In that sense, कुछ disadvantage से ये means that sometimes it can be very time consuming when it comes to these particular issues where आप मेरा खुद का GST का केस भी देख लो in that sense, but sometimes it can lead to quick change as well, and I've seen both legal advocacy से मैंने खुद benefits भी देखे हैं। For example 2024 में हमने एक शो किया था after legal advocacy led to those movie guidelines of mine, right, जो आँख में चोरी पे मैंने जो केस किया था in that sense। So that is something which anybody can anyway do in that sense. Apart from that, I think on these specific issues, we are definitely going to pick them up, and we are also going to ally with people who are passionate about it. For example, accessibility collagen में ही हमने एक और, मैं थोड़ा फाइनेंस से अब थोड़ा दूर जा रहा हूँ, हमने एक और इशू रेज किया था ऑन accessibility in OTT platforms and how can OTT platforms be more accessible that way for people with disabilities. एंड उसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके साथ मीटिंग की थी, एंड राहुल बजाज जो आपके एक रेगुलर हैं आपके शो में, तो आई थिंक आपके व्यूअर्स उनको भी जानते होंगे, उनके साथ हम गए थे टू रियली पिक अप दैट इशू। ये जो प्लास्टिक मनी का जो केस है, इसमें हम जॉर्ज इब्राहिम के साथ काम कर रहे हैं टू क्रिएट अ लेटर टू द आरबीआई एंड देन ट्राइंग टू फिक्स अ मीटिंग टू पुश फॉर दैट पर्टिकुलर इशू, बिकॉज दैट इज समथिंग विच जॉर्ज इब्राहिम इज समथिंग हु इज वेरी पैशनेट अबाउट। ये जो एग्जाम्पशन फॉर डेवलपमेंट थेरेपीज है, इसमें हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ऑटिज्म सेंटर, वो पूरा चार्ज दे रही है इसका ये पुश करने के लिए, बिकॉज वो खुद रियलाइज करते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितना महंगा हो जाता है डेवलपमेंट थेरेपीज का खर्चा, बिकॉज इन दैट सेंस क्योंकि वो एक एनजीओ है और ये डेवलपमेंट थेरेपीज पे पॉइंट करते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली एक वाइट पेपर भी बनाया था जो मिनिस्ट्रीज पे जा रहा है, जो इंडिया ऑटिज्म सेंटर ने लिखा है, जिसमें ये इशू बहुत स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाता है। तो इन मेनी वेज हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सबको टू कम टुगेदर इन दैट सेंस टू पुश फॉर दीज एजेंडाज, एंड ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट पीपल हु हैव अ डिफरेंट एक्सपर्टीज इन वेरियस ऑफ दी स्पेसिफिक इशूज, सो यूजिंग देयर एक्सपीरियंस एंड helping them meet the right people so that these issues can be pushed. तो हाँ जी, आई थिंक यही मैं आपसे पूछ रहा था अभी। नाउ यू केम ऑन द सेम पेज कि जैसे इंडिया ऑटिज्म इसको पिक कर रहा है, जो सर प्लास्टिक मनी का, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि आप अलग-अलग लोगों के साथ असिस्टिव डिवाइसेस इज समथिंग जो मेरा खुद का पैशन है, खुद का पैशन है, मैं 10 साल से कर रहा हूं, तो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन ट्राइंग टू पुश फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो या। दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है कि जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जो केसेस है उसकी प्रायोरिटी हियरिंग होगी, तो आपके केस को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है, एंड आई थिंक प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये चैलेंज तो अभी भी आ रहा है। इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू Rahul and a couple of other people in the legal community as well, and I think even though ये प्रायोरिटी हियरिंग की जो बात चल रही है, आई थिंक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बोला है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक अभी भी काफी पुअर रहा है इन दैट सेंस।
एंड मेरे पर्टिकुलर केस में तो कभी कभी ये आइटम नंबर 3 तक पहुंच गया है, बट उस पर्टिकुलर दिन आइटम नंबर 1 में पूरा दिन निकल गया। तो ये जीएसटी केस में क्या हो रहा है कि हमारा मैटर आ ही नहीं रहा कोर्ट में, एंड यू डोंट there have been 2 other petitioners who have in fact been added ever since also. Mansi Joshi came on board as a co-petitioner. She's a para sports person. शायद आपने उनका नाम सुना होगा, दानिश जी। I I don't know interviewed that she's her. coming. अच्छा, इंटरव्यूड हर। एंड उसके अलावा प्रोफेसर संजय जैन का भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन था जो आई थिंक राहुल ने कुछ साल पहले फाइल किया था। बट और कभी कभी क्या होता है, जब एक नया को पिटिशनर आता है तब उस बहाने भी हियरिंग हो जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुई नहीं है। थोड़ा सा गवर्नमेंट की बात करते हैं। जी, ये ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारी बात करते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कुछ लोगों से 2 इश्यूज पे मेरी जब बात हुई, अच्छा, एक जीएसटी एग्जम्पशन पे व्हीकल को लेके और इनकम टैक्स को लेके, उनका ये कहना था कि जब ओल्ड रिजीम में जो टैक्स रिबेट थी वो 7 लाख तक का वो कैप थी, मैक्सिमम कैपिंग। आप Okay. लोग उस समय भी डिमांड करते थे कि जो 1.25 लाख वाली स्लैब है उसको बढ़ाना चाहिए, कि 1.25 लाख में ज्यादा नहीं हो रहा। फिर गवर्नमेंट ने सीधा बढ़ा के 12,75,000 कर दिया। तो आप जो डिमांड कर रहे थे उससे 3 गुना ज्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, लेकिन अब आपको उसके ऊपर भी ज्यादा चाहिए, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जीएसटी है व्हीकल के ऊपर 18%, पहले दूसरों पे 28 होती थी, आपकी 18 होती थी, अब सबकी 18 हो गई, तो आपकी तो नहीं छीनी गई ना, फिर आपको दूसरों के कम होने से क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर टेक ऑन? Danaji, I'm glad you brought up this question, and I think this is a very important question because I think this is the main argument which. और ये जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है, लेट मी वेरी क्लियर, ऑफलाइन हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं, एंड अंडरस्टैंड दैट, एंड मैंने भी ये आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी लोगों से सुने हैं। ये जो इनकम टैक्स का पॉइंट है, इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, उनने भी मेरे को यही काउंटर इनफैक्ट दिया है, अगेन ऑफ द रिकॉर्ड इन दैट सेंस। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब इवन द एंटायर ब्रैकेट हैज चेंज्ड, आई थिंक उसके बाद कई साल भी तो हो गए हैं, खर्चे भी तो बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। पेट्रोल का प्राइस आप आज देखो कंपेयर टू a few months back also you can see पेट्रोल प्राइस कितना इंक्रीज हो गया है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम तो इंसान की कम हो जाती है इन दैट सेंस। रुपी की वैल्यू भी अब अगर आप देख लो क्या ट्रेंड चल रहा है इन दैट सेंस, तो आज के 10 लाख और कल के 10 लाख की वैल्यू तो सेम नहीं है ना इन दैट सेंस। अगर आप एक मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम भी देख लो, जब मैं स्कूल में था मेरे को 7 रुपए की मिलती थी, आज वही सेम आइसक्रीम आई डोंट नो कितने रुपए की मिलेगी, 7 रुपीज की तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी इन दैट सेंस। तो आई थिंक मनी इज ऑल्सो समथिंग विच इज नोशनल, यू कैन नॉट कंपेयर इट say from one year to the other, because with inflation and rising expenditures the value of the money changes. तो हम क्या मांग रहे हैं? हम तो यही मांग रहे हैं कि एक एक्नॉलेजमेंट हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, जो खर्चा है वो एडिशनल होता है। अगर दाना जी फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लाइंड हो, आप अगर 12 लाख महीने के कमा रहे हो और कोई जो ब्लाइंड नहीं है वो 12 लाख कमा रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं और वो सेम कमा रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअली 8 या 9 लाख कमा रहे होंगे, क्योंकि आपके 2 या 3 लाख तो साल के ऐसे कुछ खर्चे में चले जाते होंगे जो वो दूसरा बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता। मैं अपने खुद के घर की बात कर लेता हूँ, अगर मैं हूँ और मेरा भाई है, दोनों ये तो सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, सेम स्कूल में पढ़े हैं, सिमिलर एजुकेशन है हमारी इन दैट सेंस, बट देयर आर मेनी थिंग्स जिसके उसके खर्चे नहीं होते साल में जितने जो मेरे होते हैं। मेरी एक व्हीलचेयर है, मेरे को व्हीलचेयर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मेरी गाड़ी है पूरी तरीके से वो कस्टमाइज करवानी पड़ी, मेरे को हमेशा गाड़ी में कहीं जाना पड़ता है। वो पिछले हफ्ते चांदनी चौक गया था पुराने ठिकाने, वो दिल्ली मेट्रो में चला गया, उसका कोई खर्चा नहीं हुआ, राइट। अगर मेरे को जाना पड़े, मैं दिल्ली मेट्रो तक चांदनी चौक तो पहुंच जाऊंगा, पर उसके मेट्रो से बाहर निकल के दुकान तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा, बिकॉज द प्लेस विल बी सो इनएक्सेसिबल इन दैट सेंस। अगर वो कोई शॉपिंग करना चाहे, वो कोई लोकल मार्केट जा सकता है जो एक्सेसिबल ना हो, मेरे को मॉल ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी व्हीलचेयर और कहीं नहीं जा पाएगी। और क्योंकि मैं मॉल जा रहा हूँ, दुकानें ज़्यादा महंगी होंगी क्योंकि वो ज़्यादा रेंट पे कर रही हैं, तो सेम चीज़ के लिए वो ज़्यादा चार्ज करेंगे इन दैट सेंस। तो मेरे यहाँ आपके खर्चे विल बी मच मोर देन समबडी विदाउट अ डिसेबिलिटी। तो अगर आप बोल रहे हो सबके लिए वही सेम लेवल पे ले आए हैं, एक्चुअली स्पीकिंग एक्चुअली सेम लेवल पे नहीं लाए हैं, वो नोशनली सेम लेवल पे इनफैक्ट ले आए हैं। इंक्लूजन के बारे में ये हमेशा किया जाता है, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फॉर एग्जांपल, बोला जाता है दैट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज नॉट अबाउट treating everybody equally, but about giving everybody an equal opportunity. So to give an equal opportunity, you need to ensure that they're on a level playing field. By ensuring everybody is
paying tax at the same level or has the same GST concession on cars. हम सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं है। तो लास्ट सवाल, अब ये बताएं कि आगे का रोड मैप क्या है? क्या ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी कंक्लूजन तक? कम्युनिटी आपका साथ कैसे दे सकती है? कैसे ये इवेंट्स और रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे सेक्टर के लिए? नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक सच रिपोर्ट्स एंड इवेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अमेरिका में अगर आप डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट को देखा जाओ तो अमेरिका में जो डिसेबिलिटी राइट्स का जो रिसर्च होता है वो अ लॉट ऑफ इट एक्चुअली हैपेंस इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी एक्चुअली हैज अ डिसेबिलिटी स्टडीज प्रोग्राम एंड अ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट जहाँ पे ऐसे टाइप के रिसर्च होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो कल्चर नहीं है, विच इज़ वाई रिसर्च lies upon organizations like us who need to do this kind of research in that sense, and such research can impact policy as well. For example, जो मैंने exemption for development therapies का जो example दिया, उसमें जो accessibility coalition का एक member organization इंडिया ऑटिज्म सेंटर, उसे पूरा एनालिसिस किया है कि गवर्नमेंट का कोई लॉस भी नहीं होएगा ज़्यादा अगर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रिलीफ दे दें ऑर्गेनाइजेशंस को। सो जस्ट लाइक दैट आई थिंक we'll all have to push for all these particular issues. कोई इंसान कोई चीज़ पे अगर particularly passionate हो इस चीज़ पे, वो definitely हमें लिख सकते हैं, we can guide them and help them on picking up one of these particular issues that we've raised. हम तो obviously इन सब issues को raise करेंगे ही, and we'll be of course taking support of all our member organizations, and the sector this is a battle not just for me or for the coalition or for any of the member organizations, but ये पूरे sector की एक लड़ाई है in that sense to ensure that हमें एक level playing field दिया जाए। तो आई थिंक दिस बैटल ऑब्वियसली हैज टू कंटिन्यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, यार इनकम टैक्स पे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों आवाज नहीं उठा रही है, जीएसटी पे क्या हो रहा है। तो ये शो करने का मकसद यही होता है कि लोगों तक सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से इश्यूज पिक कर रही है, और जो लोग पूछते हैं उनकी भी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इशू उठाए हैं तो उनको सपोर्ट करें, एटलीस्ट गवर्नमेंट को लिखें या रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज है उनको लिखें। तो थैंक यू सो मच निपुण साहब फॉर गिविंग अस टाइम एंड रेजिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। थैंक यू सो मच दानिश जी। तो लिसनर्स, बात की आज हमने निपुण मल्होत्रा साहब से, जिन्होंने द एक्सेसिबिलिटी कोलिशन द्वारा उठाए तमाम इश्यूज को हमारे साथ डिस्कस किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो आने वाले समय में अलग अलग मिनिस्ट्रीज को लिखने जा रहे हैं और इसको एक कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। आप भी मिनिस्ट्रीज को लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। खबरें अब सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि हर जुबान में आप तक पहुंचेंगी। रेडियो उड़ान लाया है कम्युनिटी कलर्स डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन, अब कन्नड़ भाषा में भी। ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। रेडियो उड़ान प्राउडली इन कोलैबोरेशन विद मित्रा ज्योति हर रविवार शाम 6 बजे लेकर आएंगे कम्युनिटी कलर्स कन्नड़ में। सुनिए रेडियो उड़ान पर और रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन टू www.radioudan.com।